नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम भारत की अवस्थिति और विस्तार को समझेंगे। जानेंगे कि हमारे प्यारे भारत के साथ कौन-कौन से पड़ोसी देश सीमा साझा करते हैं, कौन-कौन सी रेखाएं भारत से गुजरती हैं, भारत के कितने द्वीप हैं, भारत के केंद्र शासित प्रदेश, राज्य और बहुत सी चीज़ों के बारे में जानेंगे अपने इस देश के बारे में। तो सबसे पहले हम चलते हैं ग्लोब की तरफ। जो हमारा ये ग्लोब का एक रफ डायग्राम आपको बता रहे हैं। इसमें ये हमने बीच में भूमध्य रेखा खींच दी है। अब जो भूमध्य रेखा होती है यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है। अब 0 डिग्री अक्षांश रेखा ग्लोब को दो भागों में बांट देती है, एक उत्तरी गोलार्ध में और एक दक्षिणी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में जो हमारा भारत है, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर सिर्फ ऑप्शन में यही है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी में या दक्षिणी में, तो भारत फिर आपको बताना है कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब उत्तरी गोलार्ध में किस तरफ स्थित है, इसको समझने के लिए हमने एक और 0 डिग्री देशांतर रेखा खींच दी है। अब 0 डिग्री देशांतर रेखा से हम अब समझेंगे हमारा भारत इस हिस्से में स्थित है। ये कौन सा हिस्सा हुआ? ये हमारा इधर हो गया, ये इधर हो गया ईस्ट, ये हो गया ईस्ट, ये ईस्ट हो गया और ये ऊपर की तरफ हो गया हमारा नॉर्थ। तो हमारा जो भारत है वो इस नॉर्थ ईस्ट वाले हिस्से में स्थित है, नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। यानी कि ये जो हिस्सा है इसमें हमारा भारत स्थित है। अब इसमें कितना, किस अक्षांश, किस देशांतर पे स्थिति है भारत की, अब वो देखेंगे। तो अब आप इस भारत के राजनीतिक नक्शे को देखिए। भारत का ये राजनीतिक नक्शा है। अब इसमें जो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है ये है गोरमोता। गुजरात में स्थित है भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गोरमोता। और जो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है उसको हम बोलते हैं किबिथु। वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत का सबसे पश्चिमी जो बिंदु है वो तो क्या है, गोरमोता गुजरात में। और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु जिसको बोलते हैं वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अब भारत का ये जो इधर से देशांतरीय विस्तार देखते हैं हम, भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट, 68.7 ऐसे याद कर लेना आप। 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। भारत का जो देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। अब ये तो हो गया भारत का देशांतरीय विस्तार। अब हम बात करते हैं भारत के अक्षांशीय विस्तार की। तो भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है जिसको हम इंदिरा कोल कहते हैं, भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कोल, ये है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु यहाँ पर ये आएगा, अब लद्दाख क्षेत्र में आएगा। तो जो भारत का अक्षांशीय विस्तार की अगर हम बात करें तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु तो हो गया इंदिरा कोल। अब भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है, अगर मुख्य भूमि पर कहें तो ये हो गया हमारा कन्याकुमारी। मुख्य भूमि पर तो हो गया कन्याकुमारी। अगर हम इसको भारत को सबसे दक्षिणी बिंदु समुद्र में देखें तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वो भारत का इंदिरा पॉइंट है। यानी कि अगर हम देखें तो इंदिरा पॉइंट से लेकर इंदिरा कोल तक भारत का उत्तरी दक्षिणी विस्तार है। उत्तरी दक्षिणी विस्तार जो है भारत का, वो अगर हम समुद्र में देखें तो समुद्र में ये 6 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है। 6 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है, 6 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है। और अगर हम मुख्य भूमि पर देखें तो ये 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है। अगर समुद्र में देखें भारत का विस्तार तो 6 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है। और अगर मुख्य भूमि पर देखें तो ये 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है। और ये जो है यहाँ मुख्य भूमि में 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होकर और सबसे उत्तरी जो है यहाँ पर 37 डिग्री 6 मिनट तक जाता है। 37 डिग्री 6 मिनट, यहाँ पर 37 डिग्री 6 मिनट तक ये जाता है। अब आप एक चीज़ देखिए इसमें, जो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, नॉर्थ उत्तरी अक्षांश है। और जो नीचे हमने अभी देखा था, जो यहाँ पर ये मुख्य भूमि पर अगर देखें कन्याकुमारी,
ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। और अगर समुद्र में देखें यहाँ पर जो जिसको हम इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, यहाँ पर 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। तो अब आप एक चीज़ तो समझ गए होंगे कि भारत की जो अवस्थिति है उत्तरी गोलार्ध में है। अब उत्तरी गोलार्ध में कहाँ से शुरू होती है? अगर ये 0 डिग्री लाइन है तो 0 डिग्री में समुद्र से देखें तो 6 डिग्री से शुरू होगी भारत की। और अगर मुख्य भूमि से देखें तो 8 डिग्री से शुरू होगी। तो भारत की जो अवस्थिति अगर हम उत्तरी अक्षांश में देखेंगे तो 6 डिग्री समुद्र से शुरू करते हैं, 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक जाएगी। और अगर मुख्य भूमि से देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक जाएगी। ये भारत की होगी अवस्थिति उत्तरी गोलार्ध में। और पूर्वी तरफ पूर्वी दिशा में अगर हम देखेंगे तो पूर्वी दिशा में हमने अभी तक क्या देखा है? तो भारत की जो अवस्थिति है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। अब आप समझ गए होंगे कि भारत की जो अवस्थिति है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। उत्तर में कितना? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और पूर्व दिशा में कितना? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ये भारत की अवस्थिति और विस्तार है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की अवस्थिति ग्लोब में कहाँ पर है, तो आप पहले ही बताएंगे कि ये उत्तर पूर्वी ग्लोब में स्थित है। भारत की जो अवस्थिति है वो उत्तर पूर्वी दिशा में है। और उत्तर पूर्वी दिशा में आप इसके अक्षांश और देशांतर बता देंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जो भारत का क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो चीन के क्षेत्रफल से लगभग 3 गुना छोटा है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि चीन का क्षेत्रफल जो है भारत के क्षेत्रफल से लगभग 3 गुना ज़्यादा है। भारत जो है पूर्ण रूप से उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं जो हमारा भारत है, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन हैं। भारत के जो पड़ोस में स्थित देश हैं, अब आप देखिए भारत के पड़ोसी देश जो पहले स्थलीय सीमा साझा करते हैं उनको देखना शुरू करते हैं। नंबर 1 से आप गिनना शुरू कीजिए। पाकिस्तान, ये भारत का एक पड़ोसी देश है। दूसरे नंबर पर है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान वैसे तो सीधे सीधे अब भारत से सीमा साझा नहीं करता है। जो अफ़गानिस्तान की 106 किलोमीटर की भारत के साथ सीमा लगती है, वो अब पाक अधिकृत कश्मीर के साथ में लगती है, जिसको हम पीओके कहते हैं। और दूसरे नंबर पर हो गया अफ़गानिस्तान। तीसरे नंबर पर इधर देखिए, ये हो गया चीन। ये तीसरे नंबर पर चीन है। फिर चौथे नंबर पर है हमारा नेपाल। फिर पाँचवें नंबर पर हो गया भूटान। छठे नंबर पर हो गया हमारा ये म्यांमार। और सातवें नंबर पर हो गया बांग्लादेश। छठे नंबर पर कौन हो गया? ये म्यांमार। और सातवें नंबर पर हो गया बांग्लादेश। तो 7 देश तो ऐसे हैं जो भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं। अब हम एक बार समुद्र की ओर भी देख लेते हैं। समुद्र में जो भारत के पड़ोस में स्थित देश हैं, मुख्य रूप से कौन कौन है? एक तो हो गया श्रीलंका, ये भारत का समुद्री पड़ोसी देश है। श्रीलंका हो गया। और श्रीलंका के बाद में भारत का एक समुद्री पड़ोसी देश आप याद रख लेंगे, जो ये है मालदीव। इधर को इस दिशा में एक मालदीव देश है समुद्र में, जो भारत का समुद्री पड़ोसी देश है मालदीव। और फिर इधर देखिए इस तरफ बंगाल की खाड़ी में, ये बंगाल की खाड़ी में जो हमारे द्वीप समूह हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इनके ही इधर नीचे की ओर जो है एक देश है इंडोनेशिया। इधर तो इस तरफ तो इस दिशा में तो जो हमारी ये दक्षिण पूर्वी दिशा है, इस दिशा में तो भारत के और भी अन्य पास में देश हैं। पर मुख्य रूप से आप ऐसे याद रख लीजिए, जो हैं इधर इस तरफ देखिए अरब सागर में, ये कौन है? लक्षद्वीप समूह के पास में कौन सा देश है? ये मालदीव। मालदीव भी भारत का एक समुद्री पड़ोसी देश है। और श्रीलंका भारत का एक समुद्री पड़ोसी देश है। इन दो को आप मुख्य रूप से याद रख लीजिए। अब हम बात करते हैं भारत की स्थलीय सीमा की। जो भारत की स्थलीय सीमा है वो कहाँ से कहाँ तक है? अब आप ध्यान से देखिएगा इस नक्शे में,
भारत की जो स्थलीय सीमा है वो गुजरात से शुरू होती है। भारत की स्थलीय सीमा, अब आप ध्यान से देखिएगा, इस बिंदु से शुरू होती है स्थलीय सीमा। तो गुजरात से शुरू होकर और ये जो है हमारी यहाँ तक, जो ये पश्चिम बंगाल का ये सिरा है, यहाँ तक आती है। अब कैसे होती है देखिए आप, जहाँ जहाँ हमने ये पेन चल रहा है, भारत की स्थलीय सीमा यहाँ से शुरू होकर ये पूरी 15,200 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर तक भारत की स्थलीय सीमा है। अब यहाँ से लेकर ये पूरा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, यहाँ तक ये जो आएगा, ये पूरा का पूरा हिस्सा फिर यहाँ से घूम करके ये इस तरह से ये ऐसे और यहाँ तक पहुँचेगा। तो यहाँ तक जो है पश्चिम बंगाल के इस सिरे तक, जो बांग्लादेश के साथ में सटा है पश्चिम बंगाल का ये यहाँ पर पूर्वी किनारा, यहाँ तक जो है भारत की स्थलीय सीमा है। और इस स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। अब इसके बाद हम बात करते हैं भारत की जो समुद्री सीमा है। अब भारत की समुद्री सीमा कहाँ से शुरू होगी, अब आप इसको ध्यान से देखिएगा। अब भारत की जो समुद्री सीमा है वो इस हिस्से से शुरू होगी। भारत की समुद्री सीमा यहाँ से लगा करके, ये नीचे समुद्र है, तो ये समुद्री सीमा यहाँ से शुरू हो करके ये हिस्सा आएगा इसमें, यहाँ तक ये ध्यान से देखिएगा, जहाँ जहाँ पर पेन चल रहा है वहाँ से ये भारत की समुद्री सीमा है। और ये 6100 किलोमीटर है भारत की समुद्री सीमा यहाँ तक। भारत की जो समुद्री सीमा है वो इस हिस्से तक है, ये यहाँ तक पश्चिम बंगाल तक, जो 6100 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा हमने देखी 15,200 किलोमीटर, और समुद्री जलीय सीमा जो है वो है 6100 किलोमीटर। अब हम बात करते हैं, भारत को हमने ये भी देख लिया है कि ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसका अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार भी हमने देख लिया। भारत की स्थलीय और जलीय सीमा भी देख ली। अब हम बात करते हैं जो कर्क रेखा है, जो साढ़े, एक बार फिर से आप पहले ग्लोब को देखिए। ग्लोब का चित्र हम आपको दिखाते हैं। ये ग्लोब है। ग्लोब में जो बिल्कुल बीचों बीच से रेखा गुजरती है, इसको भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोलते हैं। अब इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर में, यहाँ पर 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ जो रेखा होती है इसको कर्क रेखा बोलते हैं। और जो 23.5 डिग्री दक्षिण में रेखा होती है, ये नॉर्थ में हो गई ऊपर वाली, और ये हो गई साउथ में। जो साउथ में 23.5 डिग्री रेखा होती है इसको मकर रेखा बोलते हैं। तो जो कर्क रेखा है वो भारत के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब एक बार पहले हम आपको यहाँ पर कर्क रेखा खींचकर दिखा देते हैं। तो कर्क रेखा जो है वो भारत के आठ आठ राज्यों से होकर गुजरती है। अब ये जो 8 राज्यों से होकर गुजरेगी कर्क रेखा, इधर ये जो है गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य हो गए, इनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। अब आपको और क्या याद रखना है इसमें, जो अगर एक तरह से देखा जाए, कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांट देती है। अब जो अगर आपसे ये पूछा जाएगा क्या मणिपुर से कर्क रेखा होकर गुजरती है, तो आपको बताना है कि कर्क रेखा मणिपुर से होकर नहीं गुजरती है। मणिपुर जो है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित राज्य है। अब आप देखिए, जो इधर ये झारखंड है, झारखंड, ये झारखंड है, झारखंड की जो राजधानी है रांची, झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा पर ही स्थित है। और जो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, ये यहाँ पर गुजरात है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, और मध्य प्रदेश की राजधानी जो भोपाल है, ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, ये कर्क रेखा के दक्षिण में बिल्कुल इसके समीप स्थित है। आपको ऐसे याद रखना है कि झारखंड की राजधानी जो रांची है वो बिल्कुल कर्क रेखा पर स्थित है, और गुजरात की राजधानी गांधीनगर और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल ये कर्क रेखा के बिल्कुल समीप स्थित हैं। अब एक चीज़ और देखिए आप, हमने आपसे
स्थलीय सीमा, जलीय सीमा के बारे में चर्चा कर ली है। अब भारत में द्वीप भी हैं। इधर अगर आप देखें, इधर ये जो है लक्षद्वीप समूह है जो अरब सागर में स्थित है, और बंगाल की खाड़ी में ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं और लक्षद्वीप समूह हैं, इन दोनों की अगर हम तटीय सीमा को मिला दें तो ये लगभग 1416 किलोमीटर होती है। 1416.5 किलोमीटर होती है। 15,200 तो हमने स्थलीय सीमा देख ली, 15,200 तो हमारी हो गई स्थलीय सीमा। इसके बाद 15,200 के बाद 6100 किलोमीटर हमने अभी देखी है, ये हमारी क्या हो गई, जलीय सीमा। 15,200 स्थलीय सीमा और 6100 किलोमीटर क्या हो गई, जलीय सीमा। और 1416.5 ये हो गई द्वीप समूहों की जो सीमा है। अगर हम इन तीनों को जोड़ दें तो हमारा जो है 22,716.5 किलोमीटर आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत की कुल सीमा जो है तटीय और स्थलीय मिलाकर के 22,716.5 किलोमीटर आती है। तो आपको याद रखनी है कि 22,716.5 किलोमीटर जो है वो भारत की कुल सीमा है। अब आप एक चीज़ और देखिए, जो कर्क रेखा जो कर्क रेखा भारत से गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, उसकी सबसे ज़्यादा लंबाई किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में कर्क रेखा की सबसे ज़्यादा लंबाई है। ये भी आपको एक तथ्य याद रखना है। अब हम बात करते हैं जो भारत के 5 राज्यों से भारत की जो मानक समय रेखा, जिसको हम 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहते हैं। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। हम इनको एक रफली हम खींच रहे हैं, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये वो 5 राज्य हैं जिनसे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा होकर गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को हमने क्यों मान लिया है मानक समय रेखा? इसी रेखा को क्यों माना हमने मानक समय रेखा? क्योंकि जो 68 डिग्री 7 मिनट है और 97 डिग्री 25 मिनट जो ये देशांतर रेखाएं हैं, इनके बिल्कुल बीच में ये रेखा पड़ती है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। तो 82.5 डिग्री को इसीलिए हमने भारत की मानक समय रेखा मान लिया है। और आपको क्या याद रखना है, ये मानक समय रेखा जो है, जिसको हम 82.5 डिग्री 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा कहते हैं, ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इसको याद रखने का ट्रिक हमने बनाया है। इस आप चैनल पर ट्रिक ट्रिक से जी के याद करें, इस प्लेलिस्ट में जाकर आप इसको भी देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं, जो भारत का समय है वो लंदन के ग्रीनविच समय से कितने घंटे आगे है। तो जो 82.5 डिग्री रेखा है, देखिए, जो लंदन का ग्रीनविच समय है, इसको एक बार ग्लोब को देखिए। अब ग्लोब में ये जो है 0 डिग्री देशांतर रेखा हम मान लेते हैं, जो लंदन के ग्रीनविच से होकर जाती है। अब लंदन के ग्रीनविच से जो लाइन होकर जा रही है, इसको हम 0 डिग्री देशांतर रेखा मान लेते हैं। अब 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है वो लंदन के ग्रीनविच से होकर जाती है, और भारत की जो मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। यानी कि लंदन का जो समय है, अगर लंदन के इस पर जो है 0 डिग्री देशांतर रेखा पर 12 बजे हों, तो भारत में इस समय जो है 5:30 बजेंगे। कैसे बजेंगे? अब देखिए, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, और 0 डिग्री देशांतर रेखा से जब हम 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर की ओर बढ़ेंगे, तो एक देशांतर रेखा 1 डिग्री को पार करने में हमें 4 मिनट का समय लगता है। तो अगर हम 82.5 डिग्री तक पहुंचना है, हमें 82.5 तक पहुंचना है, तो इसको आप 4 मिनट से गुणा कर दीजिए। तो जब आप 4 मिनट से इसको गुणा करेंगे तो 330 मिनट समय आएगा। तो 330 मिनट को जब आप घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास 5.5 घंटे का समय आएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि जो भारत का समय है वो लंदन के ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। एक बात और आप ध्यान से देखिए, जो भारत का देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री
25 मिनट तक है। अब इस 97 25 में और 68 7 में जो है वो लगभग लगभग 30 डिग्री का अंतर है। अगर आप 68 68 7 को 68 डिग्री 7 मिनट को 97 डिग्री 25 मिनट से अगर आप घटाना शुरू करेंगे तो आपको लगभग लगभग 30 डिग्री का अंतर मिलेगा। और 1 डिग्री को कवर करने में, 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो 30 डिग्री को पार करने में हमें 120 मिनट अर्थात 2 घंटे का समय लगेगा। तो आप एक चीज़ देखिए, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में सूर्य सबसे पहले निकलता है। और हमें पता है कि भारत के सबसे पश्चिमी किनारे और सबसे पूर्वी किनारे में जो है 30 डिग्री का अंतर है। 30 डिग्री यानी 2 घंटे का। और अगर अगर अरुणाचल प्रदेश में 4 बजे सूर्योदय हो रहा है तो गुजरात में 6 बजे सूर्योदय होगा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के और गुजरात के जो समय में अंतर है वो 2 घंटे का है। और ऐसा क्यों हो रहा है? ये देशांतरीय विस्तार के कारण ऐसा हो रहा है। तो आपको ये भी याद रखना है कि अरुणाचल प्रदेश में और गुजरात में, यानी कि सबसे पूर्वी बिंदु में और सबसे पश्चिमी बिंदु में 2 घंटे का अंतर है समय में। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपको इसका आंसर बताना है कि ऐसा देशांतरीय विस्तार के कारण हो रहा है। और भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो लगभग 30 डिग्री है। और ऐसे ही आप ये भी याद रख सकते हैं कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, जो आप यहाँ पर ये अक्षांशीय विस्तार की अगर हम बात करें तो हमने आपको बताया था कि 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर, और अगर भारत की जो मुख्य भूमि है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर, तो इस अक्षांशीय विस्तार में भी लगभग 30 डिग्री का ही अंतर है, लगभग 30 डिग्री का अंतर है। और ऐसे ही आप याद रख सकते हैं कि भारत का जो पूर्वी और पश्चिमी बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं में भी लगभग 30 डिग्री का ही अंतर है। अब आप एक चीज़ तो समझ गए होंगे कि ऐसे अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के कारण समय में भिन्नता आनी तय है। लेकिन फिर भी हमने इस समय की भिन्नता को ध्यान में नहीं रखा और हमने सिर्फ एक ही मानक समय रेखा को कंसीडर किया है। एक ही मानक समय रेखा जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, इसको ही हमने मानक रेखा मान लिया है। और यही पूरे भारत में जो मानक समय रेखा पर समय है, वही पूरे भारत का मानक समय कहलाता है। तो लेकिन इसमें जो है एक एक देशांतरीय विस्तार जो हमने मानक समय रेखा मानी है 82.5 पूर्वी देशांतर, इसकी वजह से आप देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश के लोग जल्दी जग जाते हैं, जबकि इधर पश्चिमी भारत के लोग जो हैं बहुत देर से जगते हैं। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में सूर्य पहले निकल जाता है और पश्चिमी भारत में सूर्य देर में निकलता है। तो इसकी समस्या को इस समस्या को चलते इस समस्या को देखते हुए इधर पश्चिम बंगाल और इधर के जो ये यहाँ पर लोग रह रहे हैं, ये दूसरे समय जोन की भी मांग कर रहे हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जो भारत है, भारत के कुछ राज्य तो ऐसे हैं जो समुद्र से सीमा साझा करते हैं, यानी कि जिनके पास समुद्र है, और कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिनके पास समुद्र नहीं है। तो आप एक चीज़ देखिए, भारत के ऐसे राज्य जिनके पास तट रेखा है, तो ऐसे राज्य 9 राज्य हैं भारत के जो समुद्र से सीमा साझा करते हैं, यानी जिनकी बाउंड्री समुद्र से लगती है। तो सबसे पहले आप देखिए, पहले नंबर पर है गुजरात। गुजरात ऐसा राज्य है जिसकी सीमा समुद्र से लगती है, तो गुजरात की सीमा भी समुद्र से लगती है। गुजरात के बाद आप देखिए महाराष्ट्र, फिर गोवा, और ये कर्नाटक, और ये केरल। तो आप क्या देख रहे हैं, जो भारत का पश्चिमी किनारा है, भारत का पश्चिमी तट है, भारत के पश्चिमी तट पर 5 राज्य, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और तमिलनाडु, ये सॉरी केरल, ये केरल जो है ये पश्चिमी तट पर भारत के 5 राज्य हैं जो समुद्र से सीमा साझा करते हैं। और पूर्वी तट पर देखिए, सबसे पहले कौन है, पश्चिम बंगाल, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश और फिर तमिलनाडु। ये 4 राज्य ऐसे हैं जो ये भारत के 4 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र से सीमा साझा करते हैं। तो पूर्वी तट पर 4 राज्य हैं और पश्चिमी तट पर 5 राज्य हैं जो जिनकी समुद्र से सीमा मिलती है।
अब आप एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो ऐसा राज्य है जिसकी सबसे लंबी तट रेखा है, भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो आपको याद रखना है कि गुजरात जो है वो भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। फिर गुजरात के बाद जो है, अगर हम बात करें दक्षिण में ऐसा कौन सा राज्य है, तो दक्षिण में जो है वो आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य है जो समुद्र से सीमा साझा करने वाला, जिसकी समुद्र से सबसे लंबी सीमा मिलती है, वो फिर आंध्र प्रदेश है दक्षिण में। ठीक है। और फिर तीसरे नंबर पर है तमिलनाडु, यानी कि समुद्र से सीमा साझा करने वाला जो राज्य है, पहले स्थान पर गुजरात है, दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु है। सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य गोवा है। ये गोवा है जो महाराष्ट्र और कर्नाटक से सीमा साझा करता है और समुद्र से इसकी सबसे छोटी सीमा लगती है, यानी कि सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य गोवा है। इसके बाद हम बात करते हैं, हमने ये भी देख लिया है कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। अब हम ये देखेंगे कि भारत के जो राज्य हैं वो पड़ोसी देशों के साथ में सीमा साझा करते हैं। अब सबसे पहले अगर हम बात करें अपने, अब जो हमारा पहले जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर को जो है केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है। जम्मू कश्मीर के दो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर में बांट दिया गया है। तो जो लद्दाख है, वो लद्दाख जो कौन कौन से देश के साथ में सीमा साझा करता है, तो लद्दाख को आपको ध्यान में रखना है, लद्दाख पाकिस्तान के साथ भी सीमा साझा कर रहा है और चीन के साथ भी सीमा साझा कर रहा है। लद्दाख जो है वो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है और चीन के साथ भी सीमा साझा करता है। अब आप पहले एक ध्यान से ये देखिएगा कि हम बात करते हैं चीन से सीमा साझा करने वाले कुल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश और राज्य अगर हम सबको मिलाएंगे, अब ध्यान से देखना, लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, फिर हमारा ये सिक्किम है, फिर ये अरुणाचल प्रदेश हो गया। एक दो तीन चार, चार तो राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है जो चीन से सीमा साझा करता है। अब हम बात करते हैं जो हमारा ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान से कौन कौन से राज्य सीमा साझा कर रहे हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जो केंद्र शासित प्रदेश हो गया जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी। यानी कि गुजरात, राजस्थान और पंजाब तीन तो राज्य हो गए और दो केंद्र शासित प्रदेश हो गए जो पाकिस्तान के साथ में सीमा साझा करते हैं। अब हम बात करते हैं जो हमारा पड़ोसी देश है नेपाल। नेपाल के साथ में कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और ये आपका पश्चिम बंगाल और सिक्किम। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये पांच राज्य हैं जो नेपाल के साथ में सीमा साझा करते हैं। इसके बाद भूटान के साथ में कौन कौन सीमा साझा करता है, सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। एक दो तीन चार, चार राज्य ऐसे हैं जो भूटान के साथ में सीमा साझा करते हैं। तो इधर देखिए, फिर ये जो हमारा एक और पड़ोसी देश है म्यांमार, म्यांमार के साथ में कौन कौन से राज्य भारत के हैं जो सीमा साझा करते हैं, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है। ये चार राज्य आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, आ ना मम मी। आ से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, मा से मणिपुर और मी से मिजोरम। ये चार राज्य ऐसे हैं जो म्यांमार से सीमा साझा करते हैं। फिर बांग्लादेश से कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं, बांग्लादेश के भी यहाँ पे देख लीजिए। इधर से शुरू कीजिए, पश्चिम बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल हो गया, फिर इधर से ये हमारा असम हो गया, फिर मेघालय हो गया, फिर इसके बाद में त्रिपुरा हो गया। त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल, ये राज्य जो हैं ये बांग्लादेश के साथ में सीमा साझा करते हैं। एकमात्र ऐसा राज्य जो किसी जो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है वो त्रिपुरा है। और जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ में सबसे लंबी सीमा साझा करता है, पश्चिम बंगाल है। लगभग 4096 किलोमीटर की जो है सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ ही लगती है। अब हम बात करते हैं, हमने ये भी देख लिया है कि चीन के साथ में सीमा लगती है, भारत के पड़ोसी, भारत का जो पड़ोसी देश है चीन, भारत के राज्य उससे सीमा साझा करते हैं, भूटान से, नेपाल से, म्यांमार से, पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान से। हमने आपको बताया था कि सिर्फ पाक अधिकृत जो कश्मीर है, वही रीजन जो है भारत का, वही हिस्सा जो है पाक अधिकृत कश्मीर का, वो अफ़गानिस्तान से सीमा साझा करता है। ये हमने देख लिया है। फिर हम
ये देख रहे हैं कि जो भारत के राज्य हैं, दक्षिण में देखिए, दक्षिण में तो कोई ऐसा राज्य नहीं है जो किसी देश के साथ में डायरेक्ट सीमा साझा करता हो। हमने स्थलीय सीमा में राज्यों को देख लिया है। इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारी कुछ मुख्य रेखाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय रेखाएं जिनको बोलते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखिएगा, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, जब भारत देश आज़ाद नहीं हुआ था, तो जो डूरंड रेखा थी, डूरंड रेखा आज़ादी से पहले यानी हमारे देश के विभाजन से पहले, हमारे देश के विभाजन से पहले भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में मानी जाती थी। जब देश का विभाजन नहीं हुआ था, ये अफ़गानिस्तान है, तो अफ़गानिस्तान और भारत के बीच में उस समय डूरंड रेखा मानी जाती है। लेकिन जब भारत का और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया है, अब डूरंड रेखा जो है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच रह गई है। इसके बाद हम बात करते हैं जो मैकमोहन रेखा है। मैकमोहन रेखा जो है वो भारत और चीन के साथ में बाउंड्री बनाती है। और आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ अरुणाचल प्रदेश वाला जो रीजन है, जो अरुणाचल प्रदेश का रीजन है, अरुणाचल प्रदेश में ही ये मैकमोहन रेखा है। अरुणाचल प्रदेश और चीन के साथ में जो सीमा बनती है वो मैकमोहन रेखा के द्वारा निर्धारित होती है। इसके बाद रेड क्लिप रेखा जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाती है। रेड क्लिप रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिप रेखा है। हमने ये रेखाएं भी देख ली हैं, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिप रेखा है। अब हम बात करते हैं भारत का जो अक्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है। भारत का अक्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वो कौन सा है? राजस्थान है। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और यूपी जो है, उत्तर प्रदेश जो है वो चौथे नंबर पर आता है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। फिर राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, पहले नंबर पर तो राजस्थान आएगा। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद फिर है महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के बाद में फिर जो चौथे नंबर पर है वो उत्तर प्रदेश है। ये देख लिया हमने। क्षेत्रफल में जो भारत का सबसे छोटा राज्य है, क्षेत्रफल में भारत का जो सबसे छोटा राज्य है वो गोवा है। गोवा जो है क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। और जो जनसंख्या में अगर हम बात करें तो जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है। और जनसंख्या के लिहाज से सबसे छोटा राज्य जो है वो सिक्किम है। अब हम बात करते हैं भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेशों की। तो भारत में इस समय जो है कुल केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो भारत में इस समय 28 तो राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जो 29 राज्य भारत में हुआ करते थे वो जम्मू कश्मीर एक राज्य को अब जो है 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है। और विभाजन के पहले जो है भारत में 7 केंद्र शासित प्रदेश होते थे। तो अगर हम इन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भी मिला दें तो फिर इस लिहाज से तो 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। लेकिन भारत के जो 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, दादरा और नगर हवेली और दमन दीव, दादरा दादरा और नगर हवेली, ये दादरा और नगर हवेली हैं। दादरा नगर हवेली और दमन और दीव, इन दोनों को मिला करके एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। इस तरह से भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। तो अब हम अगर बात करें 2 केंद्र शासित प्रदेश, तो जम्मू जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, यही हो गए हैं 2 केंद्र शासित प्रदेश। तो जम्मू और कश्मीर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश तो ये हो गए। एक केंद्र शासित प्रदेश है भारत का दिल्ली, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है, चंडीगढ़ भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसके बाद अगर हम बात करें और भारत के केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, तो आप यहाँ देखिए, पुडुचेरी भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। पुडुचेरी भी एक केंद्र शासित प्रदेश है भारत का। इसके बाद अगर हम बात करें भारत के और कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो ये दादरा और नगर हवेली, दादरा और नगर हवेली और दमन दीव जो थे, इन दोनों को मिला करके एक ही केंद्र शासित प्रदेश अब बना दिया गया है। इसके बाद जो भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश समुद्र में हैं, एक लक्षद्वीप समूह और एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इस तरह से मिला करके भारत में अब 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। अब अगर हम बात करें, जो एक इसमें मुख्य बात आपको समझनी है पहले तो, वैसे तो हम सभी केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों के बारे में बहुत सी चीज़ें समझेंगे। इसमें जो भारत का केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी, पुडुचेरी में 4 ज़िले हैं। जो भारत का केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी, पुडुचेरी में 4 ज़िले हैं।
ये 4 ज़िले भारत के 3 राज्यों में फैले हैं। भारत का जो उत्तर प्रदेश राज्य है, ये सॉरी आंध्र प्रदेश राज्य है। आंध्र प्रदेश राज्य में पुडुचेरी का एक ज़िला है यानम। फिर केरल में पुडुचेरी का एक ज़िला है माहे। माहे जो है वो केरल में स्थित है। माहे केरल में स्थित है और यानम जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। और 2 ज़िले जो हैं वो तमिलनाडु में स्थित हैं, एक तो पुडुचेरी और एक कराईकल। कराईकल और पुडुचेरी ये तमिलनाडु में स्थित है और जो यानम है वो आंध्र प्रदेश में और जो माहे ज़िला है पुडुचेरी का वो केरल राज्य में स्थित है। इस तरह से आप ये कहेंगे कि इस तरह से आप क्या कहेंगे कि जो भारत में पुडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें 4 ज़िले हैं और ये 3 राज्यों में फैले हुए हैं। आप ऐसे इनको याद रख लेंगे। कराईकल और पुडुचेरी कहाँ पर हैं? तमिलनाडु में, माहे केरल में और यानम जो इसका ज़िला है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। आप इस तरह से इनको याद कर लेंगे। और आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा है? आज हम इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपका कोई डाउट है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद साथियों।